रोज लोग बयान देता है, कहाँ उसका कोई असर होता है नीतीश कुमार पर। चलिए, नीतीश कुमार एक पहेली बन रहे हैं बिहार के लिए, इस बात में कितना देखते हैं आप? हम तो कहे कि चाणक्य कहा जा रहे हैं, मांझी जी चाणक्य बोले। ठग और लोभी कहा जो दरबार है उसमें तो रोज एक पहेली बनती है। चलिए, तो कुल मिलाकर ये मतलब समझ में हमको आया कि अरुण कुमार जी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोभी और कुछ ही कहते हैं कि ठग और लोभी के साथ अपना चुनावी कैंपेनिंग करेंगे। ना ना, कैंपेन नहीं करेंगे, चुप हो जाएंगे। चुप हो जाएंगे, समझौता कर लिया मैंने ना। हम तो कह रहे हैं कि मोदी के लिए जहर पी लेंगे। इन लोगों को अभी राष्ट्र की ज़रूरत है, मोदी। नीतीश कुमार बिहार के लिए फिर से एक पहेली बनते हुए नजर आ रहे हैं और उनके संयोजक बनाने की भी बातें चलते रह रही थी और चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर नहीं बनाया गया, कुछ बड़ा पद या दायित्व नहीं मिला उनको, तो वह एनडीए का भी हिस्सा हो सकते हैं। उन तमाम बातों को लेकर अभी हम बात करेंगे। अरुण जी हैं, जहानाबाद के पूर्व सांसद रहे हैं और साथ ही एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जिस प्रकार से सुनने के लिए मिल रहा है, खबरें बन रही है और भाजपा थोड़ा धीरे धीरे करके बैलेंस हो रही है नीतीश कुमार के प्रति, कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स एक्सपोज हो गई है। हमें कुर्सी नहीं चाहिए, बिना कुर्सी के जी नहीं सकते हैं, वो आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए जैसे ही ये बात आ रही थी कि लालू प्रसाद जी ने जाल बिछाया, दाना डाला, उसमें इनके लोग कुछ फंस गए, तो जाल को लेके उड़ गए। वो कुर्सी के बिना नहीं रह सकते, कुर्सी खिसकती नजर आई। क्योंकि लालू जी ने भी उनको सहयोग नहीं किया, राष्ट्रीय संयोजक बनना चाहते थे और प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। प्रधानमंत्री इन वेटिंग भी हो जाते तो उनको आत्मसंतोष हो जाता, तो उसके लिए राष्ट्रीय संयोजक होना जरूरी है। वो चाहते हैं जॉर्ज फर्नांडिस की तरह कि हम इधर के नहीं उधर के ही बने। भाजपा के कई बड़े नेता बड़ा ही जोश खरोश से बोल रहे थे, नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, अब भाजपा में कभी भी उनका वापसी नहीं हो सकता है। और भी बहुत कुछ नीतीश कुमार के कुशासन तक जुड़ा रहे थे। मगर पिछले कुछ दिनों से ये जो कह सकते हैं कि जो मतलब कि स्टैंड है भाजपा का, इसको कैसे और क्या कुछ कहा ये भाजपा का नहीं है। आपने सुना चचा भतीजा का संवाद सुना है विधानमंडल में? जी। उससे तो निकृष्ट स्तर का कोई बयानबाजी नहीं हो सकता। तो भाजपा जो महागठबंधन के तीर हैं उनको तोड़ ले तो ये उपलब्धि होगी। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से भाजपा जो कर रहा है, लेकिन एक बात भाजपा को सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क रहना पड़ेगा ये कि भाजपा इनको वो महत्व ना दे। यदि देगा तो इनके वोट बैंक में भी शिथिलता आएगी। मतलब नीतीश कुमार अब आएंगे तो लोजपा रामविलास को कोई परेशानी नहीं है, अरुण जी को कोई परेशानी नहीं है, चिराग जी को कोई परेशानी नहीं है, ये विषय उठेगा नहीं। ये विषय जो साफ है, मैं कहता हूँ, मेरी आदत है, उससे नफ़ा और घाटा क्या होगा ये मैं नहीं जानता। मैं नीतीश कुमार को बिहार का एक कलंक मानता हूँ और ये 10 साल से मान रहा हूँ, आगे भी मानूंगा। मेरी व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है। उनको लोग मार रहा था दवा खिला खिला करके, तो हमने देखा कि 4 महीना पहले हमने कहा कि उनको दवा खिलाया जा रहा है और उसका उदाहरण उन्होंने खुद, आप ही लोग हमसे पूछते थे प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है, तो उन्होंने बिहार विधानमंडल में अपने भाषण और एक्शन से प्रमाण दे दिया। अभी सुधार हो रहा है। हमारे कहने के बाद उनके जो शुभचिंतक थे सतर्क हो गए, सुधार हो रहा है, काफ़ी सुधार हुआ है। ईश्वर करे सुधर जाएं। तो ये कलंक भारतीय इतिहास की राजनीति में कभी कोई संसद में इस तरह का मौके पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं किया, जिसको कोई परिवार बैठ करके नहीं देख सकता। कोई ऐसा गंदा फिल्म भी नहीं देखा जो फिल्म उन्होंने बिहार विधानमंडल में रख दिया। तो ये तो मैं बोलूँगा, और यहाँ आ जाएंगे तो ये महात्मा हो जाएंगे कि जो संस्कार उनके अंदर आया गलत संगत की वजह से, सोबत की वजह से, वही उनके मन में कौनता है जब अकेले में होते हैं और उसी के अनुसार एक्शन कर देते हैं। तो औपचारिक जैसे कि अभी तो बातें चल रही है, कब तक ये तमाम चीज़ों पर से कह सकते हैं कि इस समय पर्दा उठ जाएगा, नीतीश जी एकदम ईपटी हो जाएंगे? देखिए, जहाँ ठग और लोभी दोनों हो जिस नगर में, तो नीतीश कुमार भी जानते हैं इस बात को कि नीतीश कुमार कितना ठग पाते हैं लोगों को, लोभी आदमी को संभरण कितना हो पाता है। इस पर है
ये तो इतिहास कायम कर दिया है इन्होंने, राजनीति को राजनीति रहने नहीं दिया। इसलिए राजनीति से इतर मैं तो इस बात को कहता हूं कि नीतीश कुमार का जाना बिहार के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा होगा। राजनीति से इनको संन्यास ले लेना चाहिए, सम्मानजनक संन्यास ले लेना चाहिए। अब वो स्थिति में नहीं है, मानसिक स्थिति इतनी तो और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, सुन रहे हैं INDIA भी कुछ बड़ा पद दे दिया था, ठहर जाए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो थे ही। नीतीश कुमार और ललन सिंह में क्या अंतर है? नहीं मान रहे होंगे कि दो शरीर है, आत्मा एक ही है। हम इस गलतफहमी में नहीं हैं, JDU के लोग गलतफहमी में रहे, आत्मा एक ही है। हम लोग थोड़ा विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर किडनैपिंग का केस कराया नीतीश कुमार। ललन सिंह ने पहली बार बताया कि इनके पेट में आंत हैं, हम होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, हम निकाल देंगे आंत में से दांत निकल जाएगा। दांत तो निकला नहीं। अब होम्योपैथ की दवा रोक दिए, अब फिर गलबहियाँ मिल गए, अब फिर अलग होने का ये स्वांग है। ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, परिस्थिति में इनके कुछ लोगों ने कहा होगा कि ऐसी बात ना करें, ये एक्शन आपके लिए हितकर नहीं होगा। जो वो कर रहे थे, कमिटमेंट लालू यादव से कुछ ज़्यादा ललन सिंह ने कर लिया। नीतीश कुमार का ही बात को उन्होंने ईमानदारी से थोड़ा निभाना चाहा, तो मगर वो नहीं हो पाया तो फिर एक होकर के ही लड़ेंगे दोनों। अभी जैसे कि ललन सिंह इधर हैं, अभी नीतीश जी के साथ उतरे थे पटना एयरपोर्ट पर, तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि वो और किधरों रहेंगे? कहीं नहीं रहेंगे, साथ ही रहेंगे। हमने कहा आत्मा एक है। अच्छा, 12 विधायकों की बैठक और खरीद फरोख्त की बात थी कि इधर से उधर ललन सिंह कर रहे हैं। इन बातों को लेकर बहुत खबर बनी और वो कह रहे हैं कि मानहानि भी हम करेंगे जो लोग ऐसी खबरें बनाएं, और कई प्रमुख चैनलों पर भी उन्होंने अपनी बातें कही। भाई मानहानि का केस करें तब तो। मानहानि का केस तो राबड़ी देवी पर भी किए थे, उस केस का क्या असर हुआ? श्रीमती राबड़ी देवी पर भी मानहानि का केस किए थे, हुआ क्या? तो मानहानि का केस जिस पर ही करेंगे वो प्रमाण रखे हुए है, इसलिए केस न करेंगे। वो गिदड़ भव की है। 12 को विधायक का बैठक मीटिंग हुआ था, ये बात तय है? बिल्कुल तय है, बिल्कुल सत्य था, तब इतना बात आगे गया। न तो रोज लोग बयान देता है, कहाँ उसका कोई असर होता है नीतीश कुमार पर। चलिए, नीतीश कुमार एक पहेली बन रहे हैं बिहार के लिए, इस बात में कितना देखते हैं आप? हम तो कहे कि चाणक्य कहा जा रहे हैं, मांझी जी चाणक्य बोले। ठग और लोभी का जो दरबार है उसमें तो रोज एक पहेली बनती है, उस पर रोज एक कहानी बनती है, उस क्षेत्र में एक कहानी रोज गढ़ी जाती है। इसलिए हमारे लिए कोई पहेली नहीं है। हम तो 12 साल पहले समझ गए और हम अलग हो गए। ठग और लोभी कह रहे हैं, मान लिए कि लोकसभा घड़ी सब एक हो जाए और मंच पे एक साथ मंच साझा करना पड़े, तो क्या करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी को नेता मानता हूँ, नायक मानता हूँ, और नरेंद्र मोदी से मैं अलग भी हो गया NDA से, तो मैं चूँकि राष्ट्र को ज़रूरत थी एक ऐसे नायक की जो पूरे देश के आवाम को यह एहसास करा कि ये देश तुम्हारा है। रामविलास पासवान ने प्रपोजल रखा और नरेंद्र मोदी ने इसे माना, जो गरीबों के लिए अन्न का व्यवस्था किया। ये मामूली बात है क्या? ये मामूली बात है क्या कि 500 साल पहले बाबर ने भारतीय अखंडता को खंडित करने के लिए मस्जिद को तोड़ा और बाबरी मस्जिद कर दिया। ये लड़ाई तो सबके मन में थी, हम भी महसूस करते थे। हम एंटी मुस्लिम नहीं हैं, लेकिन महसूस करते थे कि बाबर से हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है। आते आते उसने देखा कि यह देश को इस तरीके से धार्मिक आस्थाओं का केंद्र बना करके इसको लोगों ने खड़ा किया है, और ये एक रहेंगे तो इन पर शासन करना मुश्किल है। तो ये राष्ट्रीय जागरण का एक अभियान था। अच्छा आपके तक पहुंच गया है? अरे हम तो अक्षत बांट रहे हैं, तब पहुंचेगा। अच्छा, तो सबको रोज कह रहे हैं कि ये बड़ा काम हुआ है। हाँ, हम धार्मिक उन्माद वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय जागरण का 370 राष्ट्रीय जो भूल कांग्रेस के लोगों ने किया उसको, या जो हमारे पूर्वजों ने, यही काम तो सरदार पटेल ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यही काम तो किया था। और वो उस समय भी विरोध हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में ये गए और सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। तो वो था पुनर्जागरण का संकेत, राष्ट्रीय तेजस्विता का प्रतिष्ठापन।
और उसको बहुत गंभीरता से इस सरकार ने लिया, और सरकारों के मन में भी होगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और ये आज देखिए कि उत्तर भारत में वो मंदिर है, और दक्षिण के लोग जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये नहीं कि इसका मतलब कि जो कांग्रेसी हैं वहाँ सीपीआई हैं, सीपीएम हैं, केरल से लोग आ रहे हैं, अच्छत ले रहे हैं। तो ये नहीं कि ये राजनीति है, ये राष्ट्रीय जागरण का, और इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। चलिए, तो हम इस अभियान में ये बहुत लोग आएंगे जाएंगे, और इसी मूल रूप से इस राष्ट्रीय जागरण का, इस अभियान का, और आवाम में ये राष्ट्र हमारा है इसका एहसास वो भूखे नंगे लोग भी किए जो कभी एहसास नहीं करते थे, जिन्हें भुक्खड़ समझ करके कुछ अनुदान दे दिया जाता था। आज उसको भी यह एहसास हुआ कि यह देश हमारा है। हमारे लिए भारत का प्रधानमंत्री चिंतित है। हमको नीतीश जी एक समय डेट मांगते थे, मतलब एक बार गठबंधन टूटा था, दोनों में था भाजपा। हाँ, ये लोग राम मंदिर का ये डेट तो मांगते थे दिग्विजय से। जाएंगे नीतीश जी? नीतीश जी जाएंगे तो कहें कि आएगा निमंत्रण तो जाएंगे। उनके नेता लोग बोल रहे हैं कि आएगा निमंत्रण। अभी तो निमंत्रण लोग मंगवा रहा है बोल बोल के। सोनिया गांधी भी जाएंगे। जो नहीं जाएंगे उनके जो कांग्रेसी जो वर्कर हैं वो सब जा रहे हैं। मतलब क्रेडिट सब लेना चाह रहे हैं राम मंदिर का, क्रेडिट सब सोच रहे हैं कि हम भी चुप गए तो फिर। राजीव गांधी ने गेट खुलवाया था, जी। ये बात था। तो वकील सुनते हैं, भाजपा कहती है कि उनके प्रवक्ता कि दर्जन भर वकील खड़ा कर दिए कांग्रेस नहीं अथी करने के लिए। बाद में चलिए, तो कुल मिलाकर ये मतलब समझ में हमको आया कि अरुण कुमार जी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोभी और कुछ ही कहते हैं कि ठग और लोभी के साथ अपना चुनावी कैंपेनिंग करेंगे। ना कैंपेन नहीं करेंगे, चुप हो जाएंगे। चुप हो जाएंगे, समझौता कर लिया। हम तो कह रहे हैं कि मोदी के लिए जहर पी लेंगे। इन लोगों को अभी राष्ट्र की ज़रूरत है मोदी जी, इसीलिए। चलिए, तो एक बड़ी खबर है, अगर नीतीश जी आए तो फिर अरुण जी कह सकते हैं कि मतलब कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुप रहेंगे वो घड़ी। अभी के लिए इतना ही कहते हैं। तमाम राजनीतिक बातें और चीज़ें हमने पूछा और जाना, राम मंदिर से लेकर नीतीश कुमार की पहेली तक। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप बने रहे झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।